वक्त जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है, वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें, और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन से बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे, and I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह, और उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन मैं वैसे, क्योंकि अभी मौका है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ ये कि माइनॉरिटी राइट्स को हम कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस कैसे देख रहे हैं, लीगल सेक्टर कैसे देख रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और हिंदूज़ 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं, और बाकी जो लगा लें अगर सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं। इतनी इनकी मिकदार है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है। आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं, तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट एश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक। आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज़्यादा नहीं है। हमारी रिपोर्ट्स जो हमारी कंट्री के बारे में बन रही हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही। एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है 2023 की जो काफ़ी हमें शो करती है कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है, और मैं कोट करता हूँ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम गारंटीज, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions and desecration of houses of worship and cemeteries. ये रिपोर्ट है हमारे बारे में, जो हमारे हालात हैं मुल्क के ठीक नहीं हैं और इसको बेहतर करना है हमको। और इस सिलसिले में मैं पॉजिटिव्स की बात भी कर लूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे अपने कोर्ट में बहुत लोग रहे हैं, AR कॉर्नेलियस साहब रहे हैं, दोरा पटेल साहब रहे हैं, राना भगवान दास साहब रहे हैं, रुस्तम सोहराब जी सिद्धवा साहब रहे हैं, और बड़े कमाल और बड़े जजेस रहे हैं मुल्क के। तो वी हैव एक्नॉलेज एज फार एज द जस्टिस सेक्टर इज कंसर्न, वी हैव हैड पॉजिटिव्स एंड गुड पीपल
there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this. We have experts sitting here, इतने काबिल लोग हैं सारे, कि हमारा मज़हब भी, और अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ इस कमरे में, कि एक्चुअली चेंज तो हमने लाना है ना, 96% तो हम हैं, हमने इनके लिए स्पेस बनानी है, हमने इनके लिए जगह बनानी है। ये तो 1.6% या 1% हैं और फिर भी प्रॉब्लम में है, और हम 96% इनको नहीं समझ पा रहे। तो शायद गुफ्तगू तो हमें आपस में करनी चाहिए, बजाय इनके साथ करनी चाहिए। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। अगर हम गुफ्तगू अपनी करें और समझे मैं मुसलमानों से मुखातिब और हम घर में बैठे हैं अपने, हमारे घर में 1.6 या 2% या 3% माइनॉरिटीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं, तो क्या वजह है? हम क्या कर रहे हैं गलत? हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ, एज अ जज भी मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कहाँ से मैं समझ लूँ, इस विजडम कहाँ से लाऊँ, कैसे समझूँ कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसे देखना है मुझे? तो मैं कुरान शरीफ की तरफ ही जाऊँगा ना एज ए मुसलमान में, और किधर से शुरू करूँगा? तो कुरान से शुरू करता हूँ। तो मैं सूरह अल-बकरा पढ़ता हूँ। सूरह अल-बकरा की एक आयत है जो कहती है, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन। ये सीधा सीधा एक मैसेज आ गया हमें। For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction विदाउट कोर्शन। ये पर्सनल मामला है हर आदमी का, ये सूरह बकरा हमें बता रहे हैं। अच्छा चलें, कुरान शरीफ से हमने देख लिया, फिर हम जाते हैं अपने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम उनकी लाइफ देखते हैं, उन्होंने क्या कहा हमें, और हम कहाँ से लें सारी विजडम। अपने रसूल से हम देखते हैं कि उनके क्या सुनना क्या है और उन्होंने क्या कहा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का हम पढ़ते हैं, उधर देखते हैं कि अर्लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच जो उन्होंने ली रिलीजियस डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स की, उस वक्त बात की उन्होंने मदीना में। और द डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है वो कहता है किसी किस्म की एग्रेशन नहीं करनी, म्यूचुअल असिस्टेंस करनी है, फ्रीडम होनी चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, इफेक्टिवली क्रिएट करें कि सारे इकट्ठे रह सकें मज़ाहिब। ये उस वक्त कह दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। मैं मतलब कहाँ से सीखूंगा? मैं कुरान शरीफ उठाऊंगा, मैं सुन्ना उठाऊंगा, इधर से शुरू करूंगा ना कहानी। तो इधर तो ये हो रहा है। कॉवेनेंट्स उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ किए, बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया जाता है वे कॉवेनेंट ऑफ जो क्रिश्चियंस ऑफ नजरान थे उनके साथ उन्होंने श्योर किया था कि उनकी चर्च की प्रॉपर्टी किसी किस्म की उनकी फेथ के मामलात में हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी। और ये केस सारा आपकी चर्च प्रॉपर्टी के जलाने का हो रहा है। तो कहाँ क्या बात हो रही है और यहाँ क्या बात हो रही है? तो जो डिस्कनेक्ट है ना, इसको प्लीज़ एड्रेस करें। हम अपने पर्सनल लेवल पे तो समझें, अदालतें तो करती रहेंगी और जजमेंटें भी होती रहेंगी, इम्प्लीमेंटेशंस भी होती रहेंगी, लेकिन आप और मैं जो मुसलमान यहाँ बैठे 96%, हम खुद तो इंट्रोस्पेक्शन करें ना, खुद तो सोचें हम कर क्या रहे हैं, हमारे पिछले आबाओ अजदाद पहले कह क्या रहे हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं। तो बेशुमार आपको मिलती हैं हदीसें ऐसी जो कहती हैं कि जी आपको ट्रीटमेंट जो है ना माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत काइंडनेस के साथ चलना है, जस्टिस के साथ चलना है। और इस पे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। चलें, ये तो हो गया हमारा मजहबी पहलू जिसमें हमारे कुरान में और सुन्ना में ये कहा गया है कि जी आपने इनका ख्याल करना है, प्रोटेक्शन देनी है आपने इनको। अच्छा चले आगे चलते हैं, हम अपने आइन पे आ जाते हैं। अब आइन तो इतना स्ट्रांग है जिसकी कोई हद ही नहीं, और इसीलिए मैं जो हमारी माइनॉरिटीज़ यहाँ बैठे हैं, आप सुने कि हमारा आइन कितना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है और क्या कह रहा है और हम किस तरफ चले। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं कोट कर रहा हूँ आइन में से, प्रीएम्बल में कोट कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है, पहला सफ़ा है आइन का। अगर आप आइन खोलें, सारा ना भी पढ़ें, पहला सफ़ा पढ़ लें प्रीएम्बल का, तो प्रीएम्बल में क्या लिखा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, टॉलरेंस रवादारी और इक्वालिटी मसावत, एंड सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ एज इनंसिएटेड इन इस्लाम शेल बी फुली ऑब्जर्व। जो इस्लाम ने कहा है उस तरह आपने इन्फोर्स करना है। अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि इस्लाम में क्या है। Wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures। इससे ज़्यादा आप क्या स्टेटमेंट देंगे आइन में कि वो उन इजाज़त है माइनॉरिटीज़ को कि फ्रीली प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें अपने मज़हब को और डेवलप करें अपने कल्चर्स को। ये हमारा आइन कह रहा है। Wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities, इनके कोई और भी राइट्स हैं वो भी लेजिटिमेट जो होंगे प्रोटेक्ट करेंगे।
फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आइन में लिखा है, ये आइन में पहला सफ़ा है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, सारा आइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहला सफ़ा प्रीएम्बल का पढ़ें तो ये लिखा है, फेथफुल टू द डिक्लेरेशन मेड टू द फाउंडर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दैट पाकिस्तान वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ जो था। तो कायद आज़म साहब ने क्या कहा था जी, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये आइन ने कहा है, जो उन्होंने कहा है डिक्लेरेशन वो हमने फॉलो करनी है, तो उन्होंने क्या कहा, और ये तो सबने सुना होगा और हम बार बार पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे कुछ इस पे असर नहीं होता, हम सब पे 96% लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है सोचें इस बात को, जजमेंट तो इंप्लीमेंट हो जाएगी साकिब साहब, लेकिन आप और मैं भी तो कुछ करें ना एज एन इंडिविजुअल। यू आर फ्री and you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. ये कायद आज़म साहब ने कब कहा, और आज तक हम इस बात को कोई समझ नहीं पा रहे कि भाई जाने दें, जिसने जिधर जाना है, जिस जो मज़हब अपना इख्तियार करते हैं जाएं, पढ़ें, उनको कल्चर दें, उनको प्रोटेक्शन दें कि ये डाइवर्सिटी आए, इंक्लूसिविटी आए, कुछ सोच आए, ये आगे बढ़ सकें। इस तरह फिर बेशुमार आर्टिकल्स में इन्होंने पढ़े हैं, मैं जानना नहीं चाहता। आर्टिकल 4 देखें जो एक यूनिक आर्टिकल है हमारे आइन में, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21, 22 एंड इट गोज ऑन, 25, 36 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वगैरह पे मैं आगे आपको इस पे नहीं ले जाना चाहता। इट्स नॉट अ लेक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये आइन के अंदर आर्टिकल्स हैं, वन आर्टिकल आफ्टर द अदर सेइंग दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट, गिव स्पेस टू द माइनॉरिटी, बिकॉज विद द माइनॉरिटी फ्लरिशेस वी एज अ नेशन फ्लरिश। वो फ्लरिश करेंगे तो हम फ्लरिश करेंगे, डाइवर्सिटी आएगी, समझ आएगी, हार्मनी आएगी, पीस आएगा, ये सब समझना हमें चाहिए। और हम मैं आपस में मुखातिब हैं, हम आपस में मुसलमानों से कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देखें और क्या वजह है कि हम इतनी तंग नज़री से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और एक जजमेंट जो कि ये जिलानी साहब की जजमेंट कमाल लैंडमार्क जजमेंट है, एक और जजमेंट देने को मौका मिला, मुबारक अली वाला केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये जो आपका कोटा था ये चैलेंज हो गया। किसी ने कहा ये बताएं किस तरह दे दें हम क्रिश्चियंस को 5% कोटा, ये बताएं कहाँ लिखा है आइन में, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कहाँ प्रोटेक्शन। आर्टिकल 25 में तो लिखा है सिर्फ बच्चों को और औरतों को प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो ये क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज कैसे प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सो वी सेफगार्डेड दैट 5% फॉर यू इन मुबारक अली केस, एंड आई कोट some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities. उसमें क्योंकि हमने minority उसका disabled persons का भी केस था इसके अंदर। The word minorities signifies merely a statistical number. ये मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी कह दिया। The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution. So they have equal rights as all of us here in this room. The 96% and the 1% or the 2% have same rights under the Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time कि हम अपना interfaith harmony, interfaith dialogue शुरू करें इस मुल्क में और ज़्यादा बढ़ाएं इस चीज़ को, because हर मज़हब ये कह रहा है, हर मज़हब अपने आप हर दूसरे मज़हब को स्पेस दे रहा है, तो फिर क्यों नहीं ये काम हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। जब हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं, जब हम सिखिज़म को पढ़ते हैं, जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं, सब मज़हब ये कह रहे हैं कि बाकी मज़ाहिब को जगह दो, स्पेस दो, एक्सेप्ट करो। तो फिर क्या वजह है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और हमारे भी इतनी रिजेंटमेंट है, इतनी एग्रेशन है अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, क्या वजह है, क्यों हम इतने नाराज़ हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने एंग्री हैं। पोप फ्रांसिस फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, जो इनके क्रिश्चियन पोप हैं, डायलॉग इज बॉर्न फ्रॉम एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट
for the other person, from a conviction that the other person has something good to say. यहाँ से डायलॉग शुरू होता है, डायलॉग करना जरूरी है, says Pope Francis. मैं इनका कोट करता हूँ जी, मैथ्यू द न्यू टेस्टामेंट में से 7:12. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So known as the golden rule, this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith. ये अब बाइबल से मैं कोट कर रहा हूँ. मैं फर्दर कोट करता हूँ बाइबल से. रोमन्स न्यू टेस्टामेंट 14:13 says, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance. ये अब क्रिश्चियनिटी से हमें मैसेज मिल रहा है. अब इस्लाम की बात करते हैं. सूरह काफिरून, For you is your religion and for me is my religion. इससे ज्यादा बात क्या करें जी. आप अपना मजहब है, उसका अपना मजहब है. इसमें क्या मतलब, अंग्रेजी भी नहीं है इतनी मुश्किल समझने वाली. फॉर यू इज योर रिलीजन, फॉर मी इज माई रिलीजन, सेज कुरान. देन सूरह हुजरात, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. इसमें भी this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people. सिखिज्म में आ जाते हैं जी. गुरु ग्रंथ साहब जी की ये लिखा, यूं लिखते हैं, No one is my enemy and no one is a stranger. I get along with everyone. ये मजहब कह रहा है जी. क्या खूबसूरत बात है. फिर कहते हैं जी आगे, Recognize the Lord's light within and do not consider social class or status. There are no classes or castes in the world hereafter. This teaching promotes equality, unity, dismissing any form of social or religious discrimination. ये सारे मज़हब ये कह रहे हैं, मतलब जो पढ़ते हैं हम उसमें तो लिखा है सारे मज़हब कह रहे हैं कि दूसरे का ख्याल करो, उनका अपना प्यार करो, मोहब्बत करो, काइंडनेस करो. तो फिर गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये इंटॉलरेंस कहाँ से जन्म ले रहा है हमारे सिस्टम में. और मैं आपको बताऊं कि हमें टॉलरेंस की तरफ आना पड़ेगा. ये रिलीजियस टॉलरेंस नेसेसरी है. नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज अ सिटीजन टू सिटीजन. सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, यहाँ बात सिर्फ हो रही है शहरी, पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई ये टॉलरेंस कब आएगी हमारे माशरे में. लानी पड़ेगी. टॉलरेंस से क्या होगा, पीस एंड हार्मनी आएगी. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए. इससे आप होल्ड कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स, बिकॉज अगर आप टॉलरेंस नहीं करेंगे तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इमीडिएटली शुरू हो जाता है. तो आप होल्डिंग द ह्यूमन राइट्स. फिर दूसरी बात क्या है, जैसे ही आप हार्मनी की तरफ चलते हैं, इंटरफेथ हार्मनी की तरफ जाते हैं, तो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी होती है. हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, हम उनके व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं, हमारी समझ और हमारी वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा है. वो बहुत बेहतर चीज़ है. हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ रही है, हमारी नौकरियों में लोग आएंगे, ये डाइवर्सिटी लाएंगे, इंप्रूव करेंगे इकोनॉमी को, बिजनेस को, ट्रेड को. ये सारी चीज़ें ग्रोथ और लर्निंग की तरफ ले जाएंगी, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगी. तो इसलिए इसमें सोचने की दो आरा नहीं है इसमें कि हमें हार्मनी लानी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ चलना पड़ेगा और उनको अपने साथ ला के नेशनल डेवलपमेंट की तरफ चलना है, ना कि उनको किसी तरह हम दूर करें अपने से. और रिवर्स में जब आप रिलीजियस इंटॉलरेंस आ जाए अगर, तो फिर क्या नुकसान आते हैं. एकदम कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस शुरू हो जाएगा माशरे में, जो आप नजर आ रहा है, आपको देख रहे हैं आप. द मिनट यू ब्रिंग इन रिलीजियस इंटॉलरेंस यू विल हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन द सोसाइटी. वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विल स्टार्ट. ऑब्वियस बातें हैं, इसमें मेरा ख्याल सोचने वाली बात नहीं है. सोशल डिवीजन पैदा होगी इस कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंसेस आएंगे और इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन होगी, क्योंकि सबकी कॉस्ट है. इस सारे वायलेंस की, सब कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो बढ़ेगी, आपका मुल्क और पीछे जाएगा. ब्रेन ड्रेन होगी, लोग यहां से चले जाएंगे, वो कहेंगे बहुत ज्यादा फसाद है यहाँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, यहां से हम जाते हैं किसी और मुल्क चले आते हैं. तो ब्रेन ड्रेन आपकी होने लग जाएगी. आप डेवलपमेंट और इनोवेशन को रोक रहे हैं क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हैं हर वक्त, आप तो लड़ते हैं सारा दिन. तो क्या इनोवेशन होगी और क्या किस्म की डेवलपमेंट होगी. तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी सोचना पड़ेगा आपको कि एज सिटीजन्स वी हैव टू चेंज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स.
टूवर्ड्स, वी नीड टू ब्रिंग इन लव एंड हार्मनी टूवर्ड्स आवर माइनॉरिटीज। हमारा जब मजहब ये कह रहा है, हमारा आईन ये कह रहा है, तो फिर कहां से हम सोच ला रहे हैं इंटॉलरेंस की, ये समझ नहीं आ रही। तो मैं जया जागी जो आई थी, उन्होंने कहा कि जी वॉइसेस अनहर्ड हैं, तो आपको तो मैं कह दूं कि आपकी वॉइस तो सुन ली आज, कम से कम योर वॉइस इज हर्ड एंड विल टेक इट अप एट द सुप्रीम कोर्ट। और कुछ हो ना हो तो आपकी आवाज़ तो सुन ली। और मैं फाइनली बस ये कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो सुने, और मैं 4-5 पॉइंट्स कहना चाहूँगा, और ये मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। ये स्टेप्स हमें लेने लाजमन हैं अगर हम मुल्क को किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ने एक टॉलरेंट नेशन बनना है, प्रोग्रेसिव नेशन बनना है और आगे चलना है,